आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा पिता वैसा पुत्र, और बहुत हद तक ये कहावत सही भी है, क्योंकि हम अपने पास इस तरह देखते हैं। जब हम इन कहावतों को सुनते हैं तो हमारे ध्यान में ग्रिगोर जोहन मेंडल का ख्याल आता है। मेंडल, जिन्हें हम आनुवांशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल ने जब 19वीं सदी में वंशागति के नियम प्रतिपादित किए थे, उस समय उन्हें वंशागति को नियंत्रित करने वाले कारक की जानकारी नहीं थी, और लगभग 100 वर्षों बाद उनके इस नियम के प्रतिपादित करने के 100 वर्षों बाद जो है एक रुचिकर अणु जो है उसकी खोज हुई, जो आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार था। ये रुचिकर अणु था डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। मुख्यतः सजीवों में डीएनए जो है ये आनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार पाया गया। इसके अलावा एक और राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे हम आरएनए कहते हैं, वो कुछ सजीवों में जैसे विषाणुओं में या जिन्हें हम वायरस कहते हैं, उनमें ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया गया। कुछ विषाणुओं में आरएनए जो है ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यहाँ मुख्यतः ये वाहक का कार्य करता है। अगर हम डीएनए को रुचिकर अणु कह रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। ये हमारा जो सजीवों का शरीर है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है, हम इस बात को जानते हैं, पर इन अणुओं में सर्वाधिक रुचिकर अणु जो है वो डीएनए है। वो क्यों है ये आप इस पाठ में जानेंगे, क्योंकि हम इसमें डीएनए का इतिहास, डीएनए की संरचना और डीएनए का रासायनिक संगठन पर अभी बात करेंगे। अगर हम इतिहास की बात करें तो डीएनए का इतिहास जो है वो शुरू होता है 1869 से, जब फ्रेडरिच मैस्चर ने केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ की खोज की। उस समय इसे डीएनए नाम नहीं दिया था उन्होंने, उस समय उन्होंने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया या न्यूक्लिन कहा। उसके बाद मॉरिस विल्किंसन और रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे के निवर्तन आंकड़े प्रस्तुत किए, और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित नमूना प्रस्तुत किया। आप जानते हैं इस नमूने को प्रस्तुत करने के बाद इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। वॉटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पर बात करने से पहले आइए हम कुछ डीएनए की विशेषताओं पर बात कर लें। डीएनए जो है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है, और जो क्षार होते हैं वे भीतर की ओर प्रक्षेपित होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। एक होता है नाइट्रोजनिक क्षार, दूसरा होगा पेंटोज शर्करा, और तीसरा जो होता है वो होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसे बनाएंगे? एक न्यूक्लियोटाइड में आकर जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा तो हम इसे कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इस डाइन्यूक्लियोटाइड में और भी न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ जाएंगे तो ये श्रृंखला जो है लंबी होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दोनों जो श्रृंखलाएं हैं ये प्रति समांतर ध्रुवणता रखती हैं, एंटी पैरेलल। अगर एक श्रृंखला जो है वो 5' से 3' की ओर है तो दूसरी श्रृंखला जो होगी वो क्या होगी? 3' से 5' की ओर। इसके विपरीत इस तरह अपोजिट एंटी पैरेलल ये रन करती हैं। दोनों रज्जुकों के जो क्षार होते हैं वे आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होते हैं। जैसे एडेनिन जो है वो एक डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ेगी, और ग्वानिन जो है
वो ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ेगी। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो प्यूरीन है उसके विपरीत हमेशा क्या होगा, पायरिमिडीन। और इससे जो दोनों रज्जुक हैं या दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, इनके बीच की लगभग जो दूरी है वो समान बनी रहती है। दोनों श्रृंखलाएं जो हैं ये दक्षिणवर्ती कुंडलित होती हैं, और जो हम द्विकुंडलित बात कर रहे हैं उसमें एक क्षार जो है वो युग्म की सतह से ऊपर दूसरे जो हैं वो स्थित रहेंगे। इसमें जो हाइड्रोजन बंध होता है ये हाइड्रोजन इनको स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये तो ही डीएनए की कुछ विशेषताएं। चलिए अब हम वाटसन एंड क्रिक के डीएनए मॉडल का अवलोकन करते हैं। डीएनए के रासायनिक संगठन पर बात करने से पहले आइए हम इसकी लंबाई की बात करते हैं थोड़ा। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर है। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, एक जीवाणु भोजी है लैम्डा, इसमें लगभग 48,502 क्षार युग्मक पाए जाते हैं। एक और उदाहरण लिया हमने ई कोलाई, ये भी एक जीवाणु है, और इश्चेरिचिया कोलाई, इसमें 4.6 गुणित 10⁻6 4.6 इंटू 10⁻6 क्षार युग्म पाए जाते हैं। मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 इंटू 10⁻9 क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो इन सब से आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि डीएनए की लंबाई जो है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग पाई जाती है। और ये किस पर निर्भर है, ये उसमें मिलने वाले सामान्यतः न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर होती है। डीएनए का रासायनिक संगठन अगर हम देखें तो हमको ये पता है कि डीएनए या आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वे न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं। अब बहुलक से मतलब पॉलीमर, पर ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये बना किससे है, तो देखिए ये 3 जैसे एक है इसमें नाइट्रोजेनिक क्षार जिसे हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं, दूसरा है इसमें फॉस्फेट समूह, या फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है इसमें पेंटोज शर्करा। ये 3 चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। अब नाइट्रोजनिक क्षार जो होती हैं या नाइट्रोजन बेसिस जिसे हम कह रहे हैं, ये फिर से हम देखें तो ये 2 तरह की हैं। एक होती है प्यूरीन और एक होती है पायरिमिडीन। प्यूरीन जो है इसके बारे में एक बात याद रखेंगे कि ये डाइसाइक्लिक है, और पायरिमिडीन जो होती है ये मोनोसाइक्लिक होती है नेचर में, मतलब इसमें 2 रिंग्स और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरीन अगेन 2 तरह का है, एक है एडिनिन जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और दूसरा जो है वो है ग्वानिन। ग्वानिन को हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी। पायरिमिडीन 3 प्रकार का होता है। थायमीन, इसे हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। दूसरा साइटोसिन, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और तीसरा यूरेसिल, जिसे हम कैपिटल यू से, ये ए से स्टार्ट हुआ, कैपिटल ए से डिनोट किया। ग्वानिन जी से स्टार्ट हुआ, कैपिटल जी से। थायमीन टी से स्टार्ट हुआ, कैपिटल टी से। साइटोसिन कैपिटल सी से। यूरेसिल यू से स्टार्ट हुआ तो कैपिटल
U से हम इसे डिनोट करते हैं। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि थायमीन और साइटोसिन, ये दो जो पायरिमिडिन नाइट्रोजनिक क्षार हैं, ये डीएनए में पाई जाती हैं और साइटोसिन और यूरेसिल जो है ये आरएनए में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप डीएनए और आरएनए में फ़र्क कर सकते हैं। साइटोसिन जो है वो कॉमन है, वो आपको डीएनए में भी मिलेगा और वो आपको आरएनए में भी मिलेगा, लेकिन डीएनए में साइटोसिन के साथ थायमीन होगा और आरएनए में साइटोसिन के साथ यूरेसिल। तो ये एक फ़र्क है जो नाइट्रोजनिक क्षार में आपको डीएनए और आरएनए में दिखाई देगा। फॉस्फेट समूह की हम बात करें तो ये कैसा होता है, आपको पता है फॉस्फेट हम इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, जिसमें एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी 3 सिंगल से। और फॉस्फेट समूह को अगर हम इस तरह लिखते हैं PO4, तो एक फॉस्फोरस बाउंडेड जो है वो 4 ऑक्सीजन से है। तो स्ट्रक्चरल उसका इस तरह होगा फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं पेंटोस शुगर की। पेंटोस शर्करा या शुगर जो है ये 2 प्रकार का है, जिसमें हमने कहा आरएनए में जो है वो राइबोस, आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी लिख लें, राइबोस शर्करा होता है, और यहाँ होता है डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस शर्करा। यहाँ पर दोनों में देखिए आपको फर्क दिखाई देगा। फिर से राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा में क्या फ़र्क है, ये आप अगर स्ट्रक्चरली देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। यहाँ पर डीऑक्सी मीन्स विदाउट 1 ऑक्सीजन, ओके। सो ये हो जाएगा ओनली सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर 2। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रक्चर हमको किस तरह दिखाई देगा, ये भी देख लें। ये ऑक्सीजन, कार्बन, अगेन सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, एंड दिस विल बी 4th। इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4। अब हमने कहा पेंटोस, तो कितने कार्बन होना चाहिए इसमें, 5 कार्बन है ना। तो 5वां कार्बन एटम जो है वो इधर रहेगा CH2। सो दिस विल बी द 5th कार्बन एटम। अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं 2 हाइड्रोक्सिल जो हैं वो कहाँ जुड़े हैं, तो देखिए ये सेकंड और थर्ड कार्बन पर ये आपको OH जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, एक राइबोस शर्करा का। अगर हम डीऑक्सी राइबोस या डीएनए की बात करते हैं जिसमें हम डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, तो वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा। इसमें हमने पहले ही कहा कि इस तरह बनाया स्ट्रक्चर, सेकेंड, थर्ड, दिस विल बी 4th, 1 2 3 4। सिमिलर रहेगा स्ट्रक्चर, अगेन दिस विल बी द 5th कार्बन एटम, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखिए 2 हाइड्रोक्सिल थे, यहाँ पर केवल 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा डीऑक्सी राइबोस शर्करा का। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं मिलकर बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड, और हमको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये किसके मिलने से बनता है, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स। जब न्यूक्लियोसाइड्स में न्यूक्लियोसाइड्स जुड़ते जाते हैं आगे, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा है।
ये बात हम जान रहे हैं। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है हम उसकी बात करते हैं। पहले हम देखते हैं एक न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। हमको पता है कि जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है उसमें जब एक नाइट्रोजनिक क्षार या नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो ये बनाएगा एक न्यूक्लियोसाइड। ये जो पेयरिंग हो रही है इन दोनों के बीच में, या जो बंध बन रहा है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षार है, ये दोनों जिस बंध से जुड़ते हैं उस बंध का नाम जो होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। या ग्लाइकोसाइडिक ये बंध इन दोनों के बीच में उपस्थित होता है। अब यहाँ पर इन्हीं दो के साथ ये दोनों ने मिलकर एक न्यूक्लियोसाइड बनाया। इसी में जब एक फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है PO4, ये क्या है? फॉस्फेट समूह। जब इनमें एक फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा तो ये तीनों मिलकर बनाएंगे एक न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहने का मतलब अगर हम देखें तो न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें दो चीजें जुड़ी हैं, एक फॉस्फेट समूह और ये न्यूक्लियोसाइड। हमने देखा कि ये तीन चीजों से मिलके बना है, जिसमें ये दो जब मिलेंगी तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इसी न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड बना, और ये न्यूक्लियोटाइड से फिर से न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, और इस तरह ये लंबी श्रृंखला बनती है। तो हम इसको कहेंगे फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो कि एक DNA के रूप में रहेगा। इसमें भी एक बात याद रखेंगे कि ये जो फॉस्फेट है इस शर्करा से जिस बंध से जुड़ेगा उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बंध। इस बंध का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बंध। तो दो तरह के बंध आपने देखे यहाँ पे, एक वो जिससे फॉस्फेट शर्करा से जुड़ा उसे हमने फॉस्फोडाइस्टर बंध कहा। दूसरा बंध जो है वो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच में था जिसको हमने ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा। तो इस तरह हम यहाँ क्लियर हो जाए कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इनमें क्या फर्क है और कैसे इनका निर्माण होता है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके बाद जो है अब देखेंगे कि कैसे वाटसन एंड क्रिक के जो मॉडल है उसमें उन्होंने इनकी अरेंजमेंट दिखाई थी।